देखिए, ये उत्तराखंड समाज कार्य का आपके सामने जो देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। और मैंने आप लोगों से कल 7 नंबर तक क्वेश्चन करवाया था। आज मैं आगे चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। और प्रश्न आपके सामने ये है, आपसे कहा जा रहा है कि समाज कल्याण प्रशासन, ठीक है, समाज कल्याण प्रशासन को उन क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करना तथा कह रहा है कि आगे बढ़ाने में योगदान देने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी सामाजिक संस्था के द्वारा प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए अनिवार्य है। ये स्टेटमेंट किस विद्वान का है? कभी कभी एग्जाम में विद्वानों को लेकर भी प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ सही जवाब क्या होना चाहिए? अगर हम बात कर रहे हैं समाज कल्याण प्रशासन में कि उन क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करे और उसको आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे, इस तरीके की परिभाषा सामाजिक संस्था के द्वारा की जाती है। ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है सामाजिक संस्था हो रहा है, और वो प्रत्यक्ष सेवाएं जो है देने की बात कर रहा था। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सबसे पहले एक व्यक्ति का जो नाम आता है, वो प्रत्यक्ष सेवा के बारे में जब कोई बात करता है तो वो नाम आ जाता है किसका? डेनहम का। किसका नाम आता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फॉर अमेरिका होगा, डेनहम करेक्ट जवाब होगा इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों की इस क्वेश्चन के, और आप लोगों ने शायद जवाब भी दिए होंगे, है ना। आगे मैं अभी कुछ प्रश्न करवाता हूँ इसके, फिर उसके बाद मैं आप लोगों का सामाजिक सुधार ले लूँगा, इंपॉर्टेंट वो भी क्लास रहेगी आज। प्रारंभ में समाज कल्याण का विकास किसके नाम पर संपन्न किया जाता है? तो प्रारंभ में समाज कल्याण का विकास जो है किसके नाम पर संपन्न किया जाता है? तो ये भी आपके सामने एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे कि धर्म के नाम पर होगा, कि अभावग्रस्त के नाम पर होगा, कि कल्याण के नाम पर होगा, कि दायित्व के नाम पर होगा। तो प्रारंभ में समाज कल्याण का विकास किसके नाम पर संपन्न किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, यहाँ पे जवाब आया है कि धर्म के नाम पर। ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर, शाबाश। क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोगों को करना है। अभी आप और देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए, किस विद्वान ने प्रयास किए थे कि समाज कल्याण प्रशासन का विकास हुआ है? तो समाज कल्याण प्रशासन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोगों से ये प्रश्न बन जाए, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं उत्तराखंड समाज कार्य में। तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं विद्वानों का नाम भी प्राथमिकता दी जाएगी, तो एग्जाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो समाज कल्याण प्रशासन का जो विकास हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर आपका होगा तो यहाँ पे जॉन हावर्ड और एलिजाबेथ फ्राई प्लस जॉन फिन बटलर, ये तीनों विद्वानों के नाम आते हैं। इन तीनों महोदय ने कहा था कि जो समाज कल्याण प्रशासन है वो एक विकास की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आप लोगों का। आगे अगर हम बात करते हैं 19वीं सदी में, आप सब भली भांति तरीके से आप सबको पता होगा, आप सब जानते भी होंगे कि जो समाज सुधार के बारे में बात होती है तो 19वीं शताब्दी में ही बात होती है। तो पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए, समाज सुधार मतलब आंदोलन की बात कर रहा हूँ मैं। तो जितने भी आंदोलन हुए वो 19वीं सदी में हुए, इस बात से आप सभी लोगों को सहमत होना पड़ेगा। आगे फिर कह रहा है कि इन समाज कल्याण प्रशासन में समन्वय को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन ए है दान संगठन का, कि सुधार संगठन का, कि कल्याण संगठन का, कि ये सभी संगठन आपके होंगे। बताइए जरा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 बी फॉर, अच्छा डी नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 19वीं सदी में किस आंदोलन ने समाज कल्याण प्रशासन में समन्वय को बढ़ावा दिया था, कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दिया था? तो कोऑर्डिनेशन बढ़ावा देने का मतलब ये हुआ कि दान की बात कर रहा था 19वीं सदी में आंदोलन को लेकर। तो मैं जब सामाजिक आंदोलन पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा बताऊंगा भी कि 19वीं सदी में आंदोलन जो ये था ये समाज कल्याण प्रशासन का, तो उसमें कोऑर्डिनेशन का जो बढ़ावा मिला था दान का मिला था। इसके बाद इसी का क्लास चलने वाला है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं कि भारत में व्यक्तियों की सहायता किन आधारों पर की जाती है, तो भारत में व्यक्तियों की सहायता किन आधार पर होती है? व्यक्तियों की सहायता तो एक तो सेवा की भावना में होता है, एक दायित्व की भावना में भी होता है, एक आत्मनिर्भरता की भावना में भी होता है, एक हम की भावना में भी होता है। हम की भावना नहीं है, निर्भरता की भावना नहीं है, सेवा की भावना लिखा हुआ है, दायित्व की भावना लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी फॉर चेन्नई, यानी ए और बी दोनों के दोनों यहाँ पे आप सबके करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अच्छा प्रश्न था ये, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में भी रखिएगा। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बताया भी हो कौन कौन से जब है मदद करने की भावनाएं जो है पाई जाती है, देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो वहाँ पे समाज कल्याण प्रशासन किन शासकों से संबंधित होता है?
तो समाज कल्याण प्रशासन तो मैंने पहले भी कई बातें बता रखा था वहाँ पे कि भाई अशोक के समय से आ रहा है। अभी तो आप लोग, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को ज्वाइन भी कर रहा हूँ, जो 6 बजे क्लासेस हो रही है बेसिकली उससे भी आप सभी लोग ज्वाइन किया करें, ताकि आपकी पकड़ जो है समाज कार्य में बन सके। ठीक है, कहाँ से क्या चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे आप 8 बजे भी वाली क्लासेस जो है ज्वाइन किया करें। जब आपके बारे में अगर होगा तो मैं वहाँ पर बोलता हूँ कि ये उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए है, तो आप वहाँ पर उसको थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो उनकी क्लासेस भी आप लोग थोड़ा सा देखा करें, है ना। तो जितना समाज कार्य के बारे में पढ़ेंगे उतना ही आपका माइंड जो है तर्क वितर्क करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं तो यहाँ पे सही जवाब जो है अशोक सम्राट की बात करें या हर्षवर्धन के बारे में बात करें या अकबर के बारे में बात करें, ठीक है, इन तीनों महोदय ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाता है तो समाज कल्याण प्रशासन जो है इनसे संबंधित था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब होगा। अशोक के समय में भी प्रशासन का काम होता था, हर्षवर्धन के समय में भी प्रशासन का काल हुआ था, अकबर के समय में भी प्रशासन का काल हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का सबसे पहले जो स्थापना की गई थी 1953 में किया गया था, और उसके बाद मैंने बताया था इसकी जो अध्यक्ष रही थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख रही थी। इसका भी नाम आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ टॉपिक में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कहता है कि अगस्त 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का नामक एक स्वायत्त संस्था की स्थापना की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना के दौरान, मतलब वो पंचवर्षीय योजना थी कौन सी। अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 से लेकर 1955 तक की चली थी। आप सबको ये शायद अच्छी तरीके से पता है, भली भांति तरीके से आप सभी लोग जानते हैं। तो बताइए इनके बीच में 1953 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब 1953 आ रहा है तो आपको ये पता हो गया होगा कि सर यहाँ पे प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है यही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं किस प्रधानमंत्री के काल में सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना का मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। तो मतलब वो पूछ रहा है कि वो प्रधानमंत्री का नाम जो सामाजिक सुरक्षा विभाग के बारे में स्थापना करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे सही जवाब आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को मैंने बताया भी है। याद आ रहा है किसी को कि नहीं याद आ रहा है, जरा एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। डी 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 हाँ, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने कहा है भाई कि सी फॉर चेन्नई होगा, और ये चेन्नई ही आपका करेक्ट जवाब होगा। मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की जब स्थापना हुई थी 1953 में, और फिर उसके बाद 1969 में कंपनी अधिनियम 1956 और 25 धारा के तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया था। तो उस समय प्रथम प्रधानमंत्री हमारे थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई यहाँ पे करेक्ट जवाब है। किसी बच्चे ने सही जवाब दिया है और यही इसका करेक्ट जवाब भी होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कि आपसे कह रहा है कि समाज कार्य प्रशासन को किस प्रकार की प्रणाली मानी जाती है। समाज कार्य जो प्रशासन है, जो सोशल वर्क का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो किस प्रकार की प्रणाली है। प्राथमिक प्रणाली है कि द्वितीयक प्रणाली है कि तृतीयक प्रणाली कि चतुर्थ प्रणाली है। अब ये प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया तो है कि भाई केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क और सोशल एडमिनिस्ट्रेशन बताया, सोशल एक्शन बताया, सोशल रिसर्च बताया, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है समाज कार्य प्रशासन का। तो समाज कार्य प्रशासन का कौन सी प्रणाली के अंतर्गत आएगा, कोई मुझे गेस करके बताएगा। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, बताइए। सी होना चाहिए। यहाँ पे 17 का जो सही जवाब आ रहा है कि सी होना चाहिए। सी आपने एक यूनिक लगा दिया, लेकिन गलत है। लेकिन आप अगर यहाँ पे प्रशासन देखें तो समाज कल्याण प्रशासन किसके अंतर्गत आता है, समाज कल्याण प्रशासन। और ये प्रशासन की बात कर रहा था, समाज कार्य प्रशासन की बात कर रहा था, तो ये द्वितीयक प्रणाली होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रशासन का देखना था। प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए केवल आपको समाज कार्य जोड़ दिया और आपको ये पता नहीं था, तो अपने कॉमन सेंस का प्रयोग आपने गलत लगा लिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। द्वितीयक प्रणाली है। किस विद्वान ने लोक प्रशासन के संदर्भ में समाज कल्याण प्रशासन के 4 सिद्धांत बताए गए थे। मतलब अब आपसे ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत पूछा जा रहा है और उसी में पूछा जा रहा है लोक प्रशासन के बारे में। तो क्या कोई मुझे बता सकता है लोक प्रशासन के अंतर्गत जो है कितने 4 सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया गया था, कौन कौन से वो व्यक्ति का नाम बता सकते हैं आप लोग।
कि गैलेंड का नाम आएगा, साइमन का नाम आएगा, कि जोसेफिन बटलर का नाम आएगा, लूथर गुलिक का नाम आएगा। लूथर गुलिक पोस्टकार्ब का नाम आएगा, यहाँ पे ये कट जाएंगे, एलिमेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। और अगर हम बात आप लोगों से करते हैं गैलेंड का, तो गैलेंड का 4 था, ऑप्शन नंबर यही आपका सही है। गैलेंड के चारों के नाम के मैं बता देता हूँ। एक नाम था इसका कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत था। दूसरा जो इसका था, अगर हम बात करें पदाधिकारी को लेकर अधिकार के बारे में बात किया था। तीसरी का अगर हम बारे में बात करें तो केंद्रीय बिंदु पर प्रशासनिक सत्ता के बारे में बात किया था, सत्ता के बारे में थर्ड पर बात किया था। नंबर 4 जो था इसका, ये था नियंत्रण के आधार पर। तो ये 4 टाइप के इसने बताए थे, ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। गैलेंड का नाम आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी साइमन का यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं इन्होंने जिक्र किया है समाज के लल प्रशासन में अपने सिद्धांतों को लेकर। लेकिन वार्नर के बारे में बात करें तो वार्नर ने किया है, वार्नर ने स्पष्टीकरण दिया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वाइट ने भी अपने सिद्धांतों को दिया है, राजनीतिक निर्देश में, दायित्व के सिद्धांत में, सामाजिक आवश्यकता के सिद्धांत में, कार्यकुशलता के सिद्धांत में, जनसंपर्क के सिद्धांत में, संगठन के सिद्धांत में, अन्वेषण के सिद्धांत में, ये बेसिकली बात किया हुआ है। तो इसके वार्नर के द्वारा जो स्थापित किए गए थे वो 8 सिद्धांत थे, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये दोनों का नाम नहीं आएगा, इसका नाम और एक वार्नर का नाम याद रखिएगा और एक लूथर गुलिक का नाम याद रखिएगा पोस्टकार्ब में, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा अगर आपके सिलेबस में होगा। तो गैलेंड ने अभी मैंने आपको बताया भी है कि समाज कल्याण प्रशासन में कुल टोटल 4 सिद्धांत के बारे में बात किया है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं, तो मैंने पहले बताया था कार्य विशेषी सिद्धांत भी था उसका, पदाधिकारी का सिद्धांत भी था उसका, और मैंने बताया था कि सत्ता के पर प्रशासनिक सत्ता के बारे में भी बताया था कि इसका भी सिद्धांत ये है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका फिर करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। वार्नर ने कितने सिद्धांत के बारे में बात किया है समाज कल्याण प्रशासन में, मैंने अभी बताया भी है आप लोगों को ऊपर कि वार्नर के बारे में भी ध्यान रखना होगा। कुल टोटल कितने सिद्धांत दिए हैं, 8 सिद्धांत दिए हैं। अगर आपको डनहम के बारे में बात होती है तो डनहम ने कुल टोटल 28 सिद्धांत दिए हैं। रॉस ने कुल टोटल 13 सिद्धांत दिए हैं। डनहम के 7 सिद्धांत शीर्ष पे रहे हैं। और अगर हम और मुर्रे रॉस के बारे में बात करें तो इसके सिद्धांत में हर जगह आ आता है, यही मैं एक ट्रिक बताया हूँ, जिसे असंतोष का सिद्धांत होगा, हर जगह आ का शब्द यूज़ हुआ होगा तो वो बेसिकली डेनहम होता है। जब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा कि ये सिद्धांत है आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट आप सभी के, ठीक है। और ये नीचे आपका उत्तर मिल जाएगा यहाँ पे प्रश्न में, है ना, कुल 20 के क्वेश्चनों का। तो ये थे, बाकी मैं आगे जो है क्वेश्चन से जब कल करवाऊंगा पेपर वो, तो थोड़ा सा ये भी प्रश्न आप लोगों को इन्वॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही प्रश्न रखेंगे और हम बात करेंगे अब आप सबसे समाज सुधार के बारे में। चलिए आगे बढ़ें, आप सभी लोगों बता दीजिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे जो हम चर्चा करेंगे कल कुछ क्वेश्चन के बारे में, शुरुआत में कल क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट में आगे बढ़ जाएंगे टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं समाज सुधार के बारे में, तो आप सभी लोगों को पता है कि 19वीं सदी में आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो दी गई थी वो दान को लेकर दी गई थी। अभी आप लोगों ने प्रश्न में देखा भी था क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये 19वीं सदी में जो है अगर हम बात करें तो भारत एक ऐसी नवीन चेतना का उदय हुआ जहाँ पूरे देश की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक जीवन को लेकर आध्यात्मिक क्या हुआ, आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर प्रभावित किया गया या प्रभावित हुआ। तो नवीन चेतना भारतीय नवजागरण में, भारतीय अगर हम बात करते हैं रिनेसा के बारे में, रिनेसा के नाम से भी जानी जाती है। तो नव चेतना जो है भारतीय नवजागरण में भारतीय रिसेना के नाम से जानी जाती है। रिसेना आप नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, रिसेना एक नया शब्द आप सुन रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये वही है जिसे हम बोलते हैं भारतीय नवजागरण, रिसेना भारतीय नवजागरण। तो ये प्राचीन इसमें प्राचीन भारत में गौरव को पुनः जागृत करने पर बल दिया गया, ठीक है। तो इस सामाजिक सुधार का अगर मीनिंग समझा जाए तो मनुष्य एक सामाजिक जीव है जो सामूहिक में या समूह में रहता है, एक जानकारी आदान प्रदान करता है, चाहे वो इसके बारे में वे जानते हो या ना जानते हो। यह आदान प्रदान की प्रक्रिया स्वैच्छिक भी हो सकती है और अस्वैच्छिक भी हो सकती है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो समाज सुधार के बारे में और क्या बातें आपको ध्यान रखनी होगी, उसे आपको थोड़ा सा देख लेना है। समाज सुधार होता क्या है? समाज सुधार एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन होता है जिसका उद्देश्य है कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था आदर्श के करीब लाना होता है। समाज सुधार को क्रांतिकारी आंदोलन से अलग किया जाता है जो उन्हें पुराने आदर्शों को अस्वीकार करते हैं तो पहले से चले आ रहे जिनमें से लोगों को परेशानी होती है। कहने का मतलब ये था कि भारत में जो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जितने भी आंदोलन चलाए गए थे लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के संबंध में थे। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा तक को यहाँ तक जोड़ने की बात थी, मानवता एवं सामाजिक कार्य करने की बात थी, यहाँ तक कि वैदिक धर्म में पुनः शुद्ध स्थापित करने की भी बात थी सामाजिक सुधार के माध्यम से। ठीक है, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो था वो बेसिकली क्या था, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। ठीक है, तो ये सभी के सभी लोग जो है, आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा कि सामाजिक सुधार आंदोलन में जो संस्थापक थे, जो संस्था थी, वो नाम याद रखिएगा, वो वर्ष याद रखिएगा, उसके उद्देश्य याद रखिएगा। तो वही आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे आप सबसे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब कि समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र भी है। क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? समाज में कई जैसे धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं थी जो मानवता और निम्न वर्ग को दबाने का प्रयास करती थी, जिससे दास प्रथा और बल विवाह, अति प्रथा जैसी कुरीतियाँ थी, जिसमें बंद करने के लिए लोगों के जीवन के ऊपर जो है उठाने के लिए, उनको शिक्षित वर्ग करने के लिए कई आंदोलन भी चलाए गए थे। दास प्रथा समाप्त करना है, ठीक है भाई, और बाल विवाह समाप्त करना है। ठीक है, बाल विवाह समाप्त करना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जितनी भी कुरीतियाँ थीं, जैसे मूर्ति पूजा हो गया, बहुदेववाद हो गया, अवतारवाद हो गया, पशु बलि हो गया, ऐसे कर्मकांडों की आलोचना करनी थी, है ना। और कुछ चीज़ों को जो कुरीतियाँ थी समाज में उसको समाप्त करना था। इस तरीके से समाज सुधार किए गए थे। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो समाज सुधार के प्रमुख क्षेत्र वर्णित किए गए हैं, जिसमें कई लोग जो है, कई लोगों के द्वारा बंद कराने के लिए आवश्यक प्रयास किए गए थे। ठीक है, और सफलतापूर्वक इसको हासिल भी किया गया था। ठीक है, तो ये प्राचीन समय से भी जो है चला आ रहा था सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, बहुत सारे आंदोलन किए गए थे। आगे अगर हम बात करते हैं तो भारत में समाज सुधार आंदोलन जो है 19वीं सदी में भारतीय समाज और धार्मिक अंधविश्वासों के जाल में फंस गए थे, जिन्हें जादू, जीववाद और अंधविश्वास, पशु बलि, यातना, परमेश्वर की उपासना का स्थान ले लिया था। ठीक है, और इसी को समाप्त करना था। ये 19वीं सदी में हुआ था। 19वीं सदी में ये सभी की सभी चीज़ें हुई थी। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं और यहाँ पे 19वीं सदी में अगर आप देखें तो यहाँ पे साफ शब्दों में पता चल रहा है आपको कि भारत में एक ऐसी नवीन चेतना का उदय हुआ जिसमें पूरे देश में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, राजनीतिक और जीवन की अत्यधिक पर प्रभावित हुआ। और यह नवीन चेतना भारत की नवजागरण या भारतीय रिसेना, मैंने अभी आप लोगों को बोला भी था कि या तो आप इसे कहें कि नवीन चेतना का भारतीय नवजागरण बोले, या तो आप इसे भारतीय रिसेना बोले, के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बात भी आप लोगों को मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसमें भारतीय जो प्राचीन भारत में गौरव था उसको पुनः जागृत करने पर बल देता था। तो हम इसी क्रम में अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें याद रखेंगे। जैसे पहला है हिंदू सुधार आंदोलन, तो ये ब्रह्म समाज है। अब आपको प्रश्न बनेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय ने किया है। ये पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1828 में हुआ है। तो ये भी समाज सुधार में बेसिकली प्रश्न बनाया जाता है समाज कार्य में। तो आप उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य का पेपर देने जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि सिलेबस में आपके मेंशन किया गया है सुधार आंदोलन के बारे में, सुधार के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। स्थल के बारे में बात करें तो कलकत्ता में किया गया था। उद्देश्य की बात कर लेते हैं इसके कुछ, तो कौन कौन सी चीज़ों के पर इन्होंने बेसिकली बात किया है। तो हिंदू समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थीं, जैसे सती प्रथा हो गई, बहुविवाह हो गया, वेश्यागमन हो गया, जातिवाद हो गया, अस्पृश्यता हो गया, इसको दूर करना और एकवेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना, ये बेसिकली उसका उद्देश्य था। पहले पॉइंट हो जाएगा। अगर हम बात करें अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी कही जाती, तो प्रश्न बनता है अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था किसे कहा जाता है, तो आप तुरंत कहना कि ब्रह्म समाज को बोला जाता है, जो 1828 में स्थापना की गई थी, जिस किया था राजा राम मोहन राय ने। इसने बेसिकली मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि जैसे का खंडन किया है। इसने अंतरजातीय विवाह और स्त्री विवाह पर बल दिया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, किस समाज संस्था में
अंतरजातीय विवाह और स्त्री विवाह के बारे में बल दिया है, तो आप तुरंत बता देना कि सर ने बताया था ब्रह्म समाज के बारे में। ये प्रश्न बना भी है, मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चंस, तो मिलेंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ब्रह्म समाज के में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज नाम से एक संस्था की स्थापना हुई और यही बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई थी। और इसमें उद्देश्य जो था, हिंदू में सुधार करने की बात थी, हिंदुओं में धर्म सुधार की बात थी, पुरोहितवाद की समाप्ति करना था, सामाजिक समानता में वृद्धि करना था, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था, भारत का आर्थिक और सामाजिक रूप से उत्थान करना था। ये बेसिकली इसका उद्देश्य रखा गया था। आपको भलीभांति तरीके से पता होगा कि राजा राम मोहन राय जी की जो भाभी थी, उनके भाभी के साथ जो सती प्रथा के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, सती प्रथा आंदोलन के बारे में, उनके साथ ये घटना घटित हुई थी। और जब उनके साथ ये घटना घटित हुई, हालांकि अपनी भाभी को बचा तो नहीं पाए। पहले के समय में क्या हुआ करता था कि उनको जब हस्बैंड या उनके पति एक्सपायर कर जाते थे तो उनकी पत्नी को उनके साथ उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, ऐसी प्रथा थी, उसको सती प्रथा बोला जाते थे। लेकिन ये बेसिकली अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम से, तो वो वहाँ से चला आ रहा है, आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा। और उसका समय, उसका नाम रखा गया था जौहर। और ये 1612 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ और 712 के बीच में मैं कर रहा हूँ बात, ठीक है। 712 और 1612 के बीच में कर रहा हूँ बात, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 1700 नहीं, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 712, ठीक है, ऐसे आप समझिए। 712 ईसा पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ, ये मोहम्मद बिन कासिम से वहाँ से चला आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो उसका अवधारणा के बारे में बात करता है राजा राम मोहन राय जी, कहते हैं कि ये एकेश्वरवाद और अस्तित्व, जो यहाँ पे अस्तित्वता का या आचार या विचार की बात होती है, इसी पर ये आधारित था। क्रियाकलाप इसके जो हुए थे, मूर्ति पूजा का विरोध हुआ था, एकेश्वरवाद की स्थापना हुई थी, धर्मग्रांथि की व्याख्या हुई थी, पुरोहितवाद का नकारना हुआ था, अवतारवाद का खंडन हुआ था, जाति व्यवस्था का प्रहार हुआ था, बाल विवाह का विरोध हुआ था, सती प्रथा का भी विरोध हुआ था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा। हर एक एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, सती प्रथा का विरोध को लेकर, है ना। और स्त्री पुरुष की जो है आधुनिक शिक्षा का प्रसार था या प्रयास किया गया था, या राष्ट्रीयता का भी प्रसार किया गया था। तो ये इसकी कुछ क्रियाकलाप थी, एक्टिविटी हुई थी। और ये एक्टिविटी है ब्रह्म समाज की, जो स्थापना की गई थी 1828 में। संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करते हैं ब्रह्म समाज का विकास के बारे में थोड़ा सा, तो 1828 में हो गया था। तो इसका विकास बेसिकली अगर हम बात करें तो 1830 से काफ़ी चर्चित में रहा था। तो राजा राम मोहन राय ने जो है इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने समाज का नेतृत्व जो है आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश ने किया था। जब इन्होंने 1830 में राजा राम मोहन राय जी इंग्लैंड चले गए थे, तो उसके बाद इसकी भूमिका में, इसके नेतृत्व में आगे कौन आए थे, तो उनका नाम था रामचंद्र विद्या वागीश भी नाम था। अभी और भी नाम देखेंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर के भी बारे में देखेंगे, अब उनके बारे में भी सुनेंगे आप लोग, केशव चंद्र सेन के बारे में भी सुनेंगे। लेकिन आप यहाँ पे इतना ध्यान रखें सभी लोग 1830 में कि जब ये इंग्लैंड चले गए थे तब किसकी भूमिका थी, तो रामचंद्र विद्या वागीश की भूमिका थी। 1833 में अगर हम बात करें तो समाज का संचालन करने के लिए द्वारिका नाथ टैगोर के बारे में बात की गई थी। तो द्वारिका नाथ टैगोर के हाथ में ये प्रतिक्रिया चली गई थी, या इनकी नेतृत्व की भूमिका आ गई थी। तो 1833 में किसकी आ गई थी, तो द्वारिका नाथ टैगोर के बारे में आ गया था। 1843 में बात करें तो नियंत्रित किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और ये देवेंद्र नाथ टैगोर की नेतृत्व की भूमिका आ गई। अगर 1856 की बात करें तो समाज को नियंत्रण करने के लिए केशव चंद्र सेन की भूमिका आ गई। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 वर्ष, ये चारों के चारों वर्ष वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे बेसिकली लगा के आते हैं केशव चंद्र सेन के बारे में, रामचंद्र विद्या वागीश के बारे में नहीं। तो इनको सभी लोगों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। वर्ष के साथ कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि 1843 में किसकी राजा राम मोहन राय के बारे में जो स्थापना किया गया है ब्रह्म समाज, किसकी भूमिका थी 1843 में, तो ये पूछेगा तो देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी ना सर, केशव। हाँ, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आपको आगे मिलेगा, वो अलग है। 1800 आपको 15 मिलता है, उससे पहले की बात होती है, वो अलग मिलेगा आप लोगों को। अभी मैंने आगे मेंशन कर रखा है उसके बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ कि इनमें ब्रह्म समाज के बारे में किन किन लोगों की भूमिका रही है। एक राजा रामचंद्र विद्या वागीश, एक द्वारिका नाथ टैगोर, एक देवेंद्र नाथ टैगोर,
एक केशव चंद्र सेन, ये भूमिका है केवल ब्रह्म समाज में। इन लोगों की एक अहम भूमिका है जो ब्रह्म समाज का विकास किया है। ठीक है, तो इनकी नाम से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले ब्रह्म समाज का विकास किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी अभी जो आप कह रहे हैं आदि ब्रह्म समाज के बारे में, वो अभी आगे आने वाला है। ठीक है, उसकी टेंशन ना लें। यहाँ तक क्लियर हो गया? बता दीजिए एक बार, आगे बढ़े। क्लियर हुआ? बताइए। जी सर। हाँ, अब इनका देखो योगदान के बारे में बात कर लेते हैं। बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का विरोध, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा का विरोध, जो विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध, नैतिकता पर बल, कर्मफल में विश्वास, सर्वधर्म स्वभाव निर्माण एवं इसके बाद क्या निर्गुण ब्रह्म समाज की उपासना, ये सभी के सभी जो है इसके बेसिकली क्या रखे गए थे? योगदान रखे गए थे। इसमें ये काम किया था, तो ये काम को भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। पूछ लेता है उसके कामों को लेकर भी, है ना। और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करें, धार्मिक पुस्तक की बात हुई थी, पुरुषों और वस्तुओं को सर्वोच्चता में अविश्वास के बारे में बात हुई थी, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध करना, बंगला और अंग्रेजी शिक्षा प्रसार करना, हिंदुओं के द्वारा विदेश यात्रा को धर्म विरुद्ध घोषित कर देने की आलोचना, ये सभी की सभी जो थी ब्रह्म समाज में बेसिकली इसका योगदान था एक प्रकार सा, या आप कह सकते हैं इसका मोटो था, एक उद्देश्य था इसको समाप्त करने के लिए। ये सारे कार्य हुए करते थे इनके समाप्त करने की बात। अब हम बात करेंगे अगर ब्रह्म समाज में, तो कुछ भाषाओं के बारे में। संस्कृति भी थी उसमें, अंग्रेजी थी, फारसी थी, अरबी फ्रेंच थी, ग्रीक थी, जर्मन थी, लैटिन थी। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पुस्तक के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, राजा राम मोहन राय के। तो इक्वेशरवादियों का उपहार बोला जाता है तुहफात उल मुहद्दीन करके ये किताब थी राजा राम मोहन राय जी की। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और ये फारसी भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, और इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, इक्वेशरवाद पर धर्मों का मोल बताया गया है तुहफात उल मुहद्दीन की किताब में। और ये किताब किसके थी? राजा राम मोहन राय के बारे में थी। आगे अगर हम बात करते हैं प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस के बारे में, ये भी राजा राम मोहन राय की ही किताब थी, 1820 में लिखी गई थी। 1823 में जॉन डिग्वी के प्रयासों से लंदन में इसको प्रकाशित कर दी गई थी। तो ये भी राजा राम मोहन राय की ही किताब है। ठीक है, कुछ किताबों के नाम भी आप लोगों को यहाँ पे मिला हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा। संवाद कौमुदी के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो सती प्रथा का विरोध किया गया इस किताब में, संवाद कौमुदी में, जो आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, और यही एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1821 में बंगाली भाषा के पत्रिका के बारे में भी जिक्र किया गया था। मिरात उल अखबार के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो 1822 में फारसी भाषा को लेकर बात किया गया था। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ब्रह्म निकल मैगनी जो है मैगजीन के बारे में बात हुई थी, तो ये भी एक प्रकार की मैगजीन थी, अंग्रेजी भाषा में ये लिखी गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, तो ये था ब्रह्म समाज के बारे में। अब अभी मैंने आपको बताया था आत्मीय सभा के बारे में, है ना। तो आत्मीय सभा का जो गठन किया गया था राजा राम मोहन राय जी का ही एक अहम भूमिका थी, और ये 1815 में आता है। तो 1814-15 आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए वेदांत सोसाइटी की स्थापना, तो 1816 में। और अगर कलकत्ता का आपसे बात करता है यूनिटेरियस कमेटी के बारे में, तो 1821 में। और आपसे अगर बात करता है कि डेविड हेयर का सहयोग से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, किसके अकॉर्डिंग? डेविड हेयर के अकॉर्डिंग, तो 1817 में। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्रम में लगाइए, तो राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित किए गए कुछ संस्थान थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। आत्मीय सभा था, वेदांत सोसाइटी थी, कलकत्ता यूनिटेरियंस कमेटी थी, डेविड हेयर के सहयोग भी था उसमें राजा राम मोहन राय जी के साथ में, तो कलकत्ता में हिंदुओं के कॉलेज की स्थापना थी। तो ये तीन चार चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी नाम दे देगा ऐसे, और आपको क्रम में लगाने के लिए पूछ देगा कालक्रम के अनुसार। तो कालक्रम जब पता रहेगा तभी तो कर पाओगे, अदरवाइज कहाँ कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज के। देखिए यहाँ पर बाकी आपको पता ही, ब्रह्म समाज 20 अगस्त जो है 1828 में स्थापना किया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है जॉन डिग्री के दीवान रहे हैं, ये भी आपको पता करना है। और राजा की जो राजा राम मोहन राय नाम है, राजा राम मोहन राय जो है, राजा की उपाधि किसने दिया था उसमें? तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था 1830 में।
ये भी ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी और ये हुआ था 1837 में। एक बार यूजीसी में ये प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रिस्टल जो है इंग्लैंड में है, यहाँ पर हुई थी उनकी, ठीक है। यहीं पर उनकी समाधि वगैरह बनाई भी गई है। चलिए, आपको समझ में आ रहा है, एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। हाँ सर। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना, पहली बात 1875 के बारे में। दूसरी बात आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये इसका स्थल कहाँ पर है। तो 1875 के बाद इसके स्थल के बारे में बात करें तो मुंबई में है, मणिक चंद्र वाटिका है, वहाँ उसका नाम देखने को मिलता है मुंबई में। तो आप ये ध्यान रखेंगे। संस्थापक कौन है, तो ये आप ध्यान रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और इसका जो मोटो रखा गया था, मोटो के बारे में बात करें तो वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध करने को स्थापित था भारत में, धार्मिक सामाजिक राजनीतिक रूप में एक सूत्र के रूप में बांधना था। इसमें मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि और श्रद्धा और वैदिक कर्मकांड आदि की आलोचना भी हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक बहुत ही फेमस नारा था कि पुनः वेदों की ओर लौटो। तो ये आपका सही जवाब होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पुनः वेदों की ओर जो लौटो या वेदों की ओर लौटो, ये स्टेटमेंट किसका है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे कि ये 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने द्वारा जो है मुंबई में स्थापित किया गया था और नाम का क्या था उसका, मणिक चंद्र वाटिका थी। प्रारंभ में इसका जो मुख्यालय मुंबई में था, बाद में 1877 में इसका मुख्यालय बना दिया गया था लाहौर में। प्रारंभ में के बाद इसका जो मुख्यालय बना दिया गया, वो मुख्यालय बना दिया गया कहाँ पे, लाहौर बना दिया गया, ठीक है। समझ रहे, पहले पाकिस्तान का कुछ भाग तो इंडिया में ही था, ठीक है, सिंध में आता था, इसलिए लाहौर भी था उस समय, ठीक है। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी, इसका उद्देश्य बेसिकली प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध के रूप में पुनः स्थापन करने की बात हो रही थी। मतलब मैं वही बता रहा था कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध करने को, स्थापित करने की भी बात इसी में हुआ था। भारत में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से सूत्र में पिरोना, मैं वही बात कर रहा था कि भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना, बेसिकली यही काम हुआ करता था उद्देश्य के रूप में आर्य समाज में, ठीक है। एक ये हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि भारतीय सभ्यता की संस्कृति पाश्चात्य प्रभाव की विकृति को होने का बचाव करना, आर्य समाज में दयानंद सरस्वती की विचारधाराएं जो थी वो एक उच्च लेवल पर थी, एक उच्च स्तर पर थी। आर्य समाज में जो है छुआछूत, जाति व्यवस्था का विरोध करना, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना, ठीक है, ये भी था। और ईश्वर के प्रति पितृत्व और मानव के प्रति भातृत्व की भावना रखना, स्त्री पुरुष के समानता, लोगों के बीच में पूर्ण न्याय को स्थापना करना, सभी राष्ट्रों के मध्य जो है सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना, ये भी आपका फिर करेक्ट जवाब हो जाएगा। हिंदू धर्म में जो है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना जगाना और पाश्चात्य जगत की चेष्टा को भ्रम से मुक्ति कराना, ये भी बेसिकली किसका था, आप लोग ध्यान रखना, ये भी आपका था आर्य समाज का ही था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है इस्लामी और ईसाई मिशनरियों से हिंदू धर्म की रक्षा करना, ठीक है, ये भी बेसिकली इसी का काम था। और आगे अगर हम बात करें आधुनिकता में देशभक्ति के आदर्शों का जो आदर्श हुआ करते थे उसका अपमाना या इसको फॉलो करना। फिर उसके बाद अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना। देखो अभी आपने देख रहे थे कि अंतरजातीय विवाह और स्त्रीय शिक्षा पर बल देने की बात अगर कोई कर रहा था तो वो कर रहा था हिंदू सुधार आंदोलन के अंतर्गत एक और सुधार अभी आपने पढ़ा है ब्रह्म समाज, उसमें भी था ये बातें, और यहाँ पर उसमें भी यही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन ये है कि विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात किया गया यहाँ पे। वहाँ पर भी विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात हुई है और वहाँ पर स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया है। तो कुछ उद्देश्य जो है कॉमन मिलेंगे हर एक संस्था के, है ना, अलग अलग थोड़ा सा कॉमन मिलेंगे कुछ चीज़ें। शिक्षा व्यवस्था की गई और उसकी नई दिशा दी गई। लोगों को ध्यान जो है परलोक के बजाय वास्तविक संसार से जिक्र किया गया या उनको जोड़ा गया वहाँ पर इन लोगों को, ठीक है। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा देने के लिए एक दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी 1889 में, ठीक है, 1889 में। आप ये भी कह सकते हो कि जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है उसकी स्थापना पाश्चात्य शिक्षा देने हेतु दयानंद जी ने किया था, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर इक्वेशनवाद की स्थापित किया गया, फिर अवतारवाद का खंडन किया गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर दयानंद सरस्वती जी की जो है 10 कुछ प्रमुख बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे सत्य केवल वेदों में ही निहित है और वेद पाठ आदि
आवश्यक होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि मैंने अभी आपको बताया कि वेदों की ओर लौटो, तो इसका कहने का तात्पर्य यही बन रहा है। वेद जो है मंत्रों के साथ हवन करना, ये भी सही हो जाएगा। और मूर्ति पूजा का विरोध करना, अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का विरोध करना। देखो अब अवतार या वाद के बारे में अगर हम बात करें, बहुदेववाद के बारे में बात करें, पुरोहितवाद के बारे में बात करें, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ये जो है राजा राम मोहन राय जी का भी है। तो ये भी कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कि कॉमन चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसे भी ध्यान रखना पड़ेगा। कार्य सिद्धांत और आवागमन मतलब पुनर्जन्म का सिद्धांत पर भी ये समर्थन करता है। निराकरण ईश्वर की एकता में विश्वास, स्त्री शिक्षा को लेकर जो है विश्वास, तो यहाँ पर इस विश्वास के बारे में बात किया गया। स्त्री शिक्षा पर बल भी दिया गया था राजा राम मोहन राय में। तो मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ एक साथ, आप लोगों को थोड़ा सा रिलेट हो सके। आगे अगर हम बात करें तो विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का स्वीकृति देना, ये भी इसी में है। बाल विवाह का बहु विवाह का विरोध करना, ये भी इसी का पार्ट था। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कॉमन चीज़ें ली गई थी, ठीक है। संस्कृति और हिंदी की भाषा का प्रचार हुआ था इसमें। और नोट में आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना के रूप में एक अहम भूमिका भी निभाई है इन्होंने, ठीक है। तो आर्य समाज, जो आर्य महिला समाज होगा, उसमें अगर आपका नाम पूछेगा तो पंडिता रमाबाई का नाम आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पंडिता रमाबाई, महिला आर्य समाज के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केवल महिला लिख देगा तो वही थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ और बातें कर लेता हूँ। इनके बारे में, इनके बेसिकली जन्म जो है 1824 में हुआ है था गुजरात में। स्वामी पूर्णानंद ने 1848 में दयानंद सरस्वती का नाम दिया, और ये नाम दिया किसने? पूर्णानंद ने दिया था। 1861 में बात करें तो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें 1861 में, तो सरस्वती मथुरा ने स्वामी बिरजानंद से मिले और उनके ये शिष्य बन गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा सा बस बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं 1863 में, तो यहाँ पे सरस्वती ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगरा में पाखंड खंडनी जो है पताका फहराया था। तो ये भी आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा कि आगरा में जो है पखाड़ा, या आप कह सकते हो पखंड खंडनी का जो पटाखा है, ये किसने फहराया था? तो आप इसको ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने 1863 में इसको किया था। 1875 में, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी डीएसएसबी का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है, ये प्रश्न पूछ लिया था उसने कि 1875 में किस समाज की स्थापना हुई है? तो आर्य समाज का। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो ये आ सकता है दोबारा से भी, ठीक है। बाकी यहाँ पे गौरव रक्षा आंदोलन के बारे में बात हुई, या शुद्धि आंदोलन के बारे में बात हो, या आपका स्वामी दयानंद की रचनाओं के बारे में बात हो, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सत्यार्थ प्रकाश इसकी एक फेमस पुस्तक है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद भाष्य को लेकर, तो ये भी है आपका, ये वेद भाष्य जो हैगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। और अभी अभी आपने देखा 1863 को लेकर जो है पाखंड खंडन के बारे में, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सत्यार्थ प्रकाश इम्पोर्टेंट, वेद भाष्य इम्पोर्टेंट, पाखंड खंडन भी इम्पोर्टेंट है। ये तीन बातें इनकी जो थी रचनाएं थी स्वामी दयानंद की, ये तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज आप सभी लोगों को भलीभांति तरीके से पता होगा प्रार्थना समाज क्या है और इसके संस्थापक कौन है, ये भी समाज सुधार का ही पार्ट है। तो इसकी स्थापना 1867 में की गई थी, और आप सबको पता है मुंबई में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे जी की एक अहम भूमिका आती है, ठीक है। और ये प्रेरित था किससे? केशव चंद्र सेन की, ठीक है, केशव चंद्र सेन से। तो याद रखिएगा यहाँ पे केशव चंद्र सेन जी का नाम आता है, और ये प्रेरणा से मुंबई में की गई थी, इनकी प्रेरणा से, प्रेरणा इनका था, ठीक है, केशव चंद्र सेन जी का। बाकी आप आत्माराम पांडुरंग का नाम ही लगाएंगे, और या तो ऑप्शन में आपका आएगा महादेव गोविंद रानाडे, तो वो भी नाम आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1867 यानी 1867 में 5 नवंबर 2020 को ये प्रश्न पूछा गया था जो है यूजीसी में। अगर हम बात करते हैं तथ्यों के लेकर यहाँ पे इम्पोर्टेंट, तो यथार्थ रूप में या ब्रह्म समाज की एक शाखा है, या गुप्त समाज थी जो मुख्य रूप से समाज सुधार गतिविधियों पर केंद्रित थी, ठीक है। तो यथार्थ रूप से अगर बात किया जाए तो ब्रह्म समाज की एक प्रकार की ये शाखा है, जो गुप्त समाज थी जिसमें मुख्य रूप से समाज सुधार की गतिविधियों पर केंद्रित था, ये भी प्रार्थना समाज भी।
प्रार्थना समाज सेवा के द्वारा ईश्वर की पूजा करना रनाडे ने पश्चिम भारत में जो है संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया। देखो नवजागरण का अगर अग्रदूत माना जाता है तो आप राजा राम मोहन राय जी को लगाएंगे। ईश्वरवादी के बारे में बात किया जाएगा तो राजा राम मोहन राय के बारे में लगाएंगे आप लोग। और अगर आपसे बात करता है कि पश्चिमी भारत के जो संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत अगर बात किया जाए तो आपको नाम लगाना पड़ेगा किसका, आपको नाम लगाना पड़ेगा, बताइए जरा आप लोग। मैंने आपसे बोला है पश्चिमी भारत के संस्कृति पुनर्जागरण के बारे में किसका नाम लगाएंगे आप लोग अग्रदूत के रूप में, रनाडे का नाम लगाएंगे। किसका नाम, महादेव गोविंद रनाडे का नाम लगाएंगे। आप लोग हो कि चले गए हो, बताइए। हैं, चलो ठीक है, फिर थोड़ा सा आप लोग बीच बीच में बोल दिया कर। समझ में आ रहा है सभी को। मैं थोड़ा से समाज जो है बारे में बात कर रहा हूँ। सुधार ये है, समाज सुधार प्रश्न बनाए जाएंगे। समाज सुधार से यही प्रश्न बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। समाज सुधार से प्रश्न आप लोगों से ब्रह्म समाज के प्रश्न बनेगा, रामकृष्ण मिशन से प्रश्न बनेगा आप लोगों से, आर्य समाज से प्रश्न बनेगा आप लोगों से, और आप लोगों से प्रार्थना समाज के बारे में भी प्रश्न बनेगा। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो कहाँ से फैक्ट उठाएगा, यहीं सबसे प्रश्न मिलेगा ना वो, तभी तो 100 कंप्लीट होगा। अदरवाइज कंप्लीट कहाँ से होगा भाई, हर एक टॉपिक से यहीं से प्रश्न बनाए जाएंगे आप लोगों के। आगे अगर हम बात करते हैं तो 1869 में महादेव गोविंद रनाडे जो है प्रार्थना समाज से जुड़े, इसे प्रसिद्ध दिलाई या एक प्रकार से प्रसिद्धि दिलाई, ये भी आप कह सकते हो। 1869 में यानी 1867 में जब इसकी स्थापना हुई तो महादेव गोविंद रनाडे की जो भूमिका जो आई थी, तो वो आई थी बेसिकली कब आई थी 1869 में। और 1867 में जो भूमिका आई थी आत्माराम पांडुरंग की आई थी। तो सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए ऑप्शन में महादेव गोविंद रनाडे भी रहे, आत्माराम पांडुरंग भी रहे, तो आत्माराम पांडुरंग को सबसे पहले प्राथमिकता देना, बाद में महादेव गोविंद रनाडे का देना, जब आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन में ना हो, क्योंकि इनका नाम आ रहा है 1869 में। स्थापना हुई थी 1867 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे हम बात करते हैं आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रावरकर, ये प्रार्थना समाज के कुछ प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है, तो अन्य कुछ रहे हैं सहयोगी से प्रश्न नहीं आता है, ये ध्यान रखें। आगे अगर हम बात करते हैं तो रनाडे महोदय ने 1871 में यानी 1871 में सार्वजनिक समाज की स्थापना कर दी। अब ये आप लोगों के लिए एक जो है यूनिक शब्द आ रहा है कि सार्वजनिक समाज की स्थापना किस बंदे ने किया था। तो सार्वजनिक समाज की अगर हम बात करते हैं तो महादेव गोविंद रनाडे, और रनाडे की प्रतिभा के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे बोला जाता है भाई, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। ठीक है, आप टेंशन ना लें, अगर याद नहीं हो रहा है तो जब मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा तो ये सारे शब्द बोलूँगा आप लोगों से, आप उसकी टेंशन ना लें। सारे के सारे शब्द यूज़ करूँगा बार बार, जितनी बार प्रश्न आएगा उतनी बार मैं यूज़ करूँगा, आपको वो चीज़ें दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, वो चीज़ें बार बार आ जाएगी आपके दिमाग में। ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लें। आगे अगर हम बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में, तो जाति व्यवस्था का अस्वीकृति करना, स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन देना, विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन देना, बाल विवाह विरोध, लड़के लड़कियों का विवाह का आयु में वृद्धि। ठीक है, ये इसका बेसिकली उद्देश्य के रूप में आया था। प्रार्थना समाज में दलितों और अछूतों, पिछड़ों और पीड़ितों की दिशा या दशा में सुधार करना, दलित जाति मंडल। अच्छा, दलित के बारे में अभी मैं आपको बात करूंगा, सत्य शोधक समाज के बारे में, वो आप ध्यान रखिएगा जाति के लेकर, दलित जाति को लेकर। और लेकिन अगर दलित जाति मंडल की बात अगर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये प्रार्थना समाज का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये रनाडे जो कहते थे कि एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ये इनकी एक किताब भी थी। उसी किताब पर ये बेसिकली अपना स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। आगे अगर हम बात करते हैं रनाडे के बारे में, तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, अब ये आपके लिए पुणे में जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है ये 1884 की है, रनाडे महोदय की स्थापना किया था इसने। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो पूना जो है आपका फर्ग्यूशंस कॉलेज की बात हो रही है ना। तो फर्ग्यूशन के बारे में कॉलेज की बात होती है पूना का, तो आप पूना का मतलब आप समझ गए होंगे पुणे। तो पुणे में, और जब इसका बात करें कॉलेज की, तो ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का ही पार्ट है जो बाद में बना है ये। तो आप इसे कह सकते हैं कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है ये पुणे की।
ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे भी लगा देंगे। एक तो चीज़ आपका 1884 ये कंप्लीट होगा। 1800 अगर हम बात करें 91 के बारे में, 1891 यानी 1891, तो महाराष्ट्र में विंडो रीमैरिज एसोसिएशन था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये संघ 1891 का था। लेकिन विधवा पुनर्विवाह अगर हम बात करेंगे विधवा पुनर्विवाह के बारे में, तो इसकी बेसिकली 1856 जाता है, 1856 जाता है, वो भी आपका 110% सही होगा। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में जो बात की जा रही है उसकी स्थापना की विंडो रीमैरिज एक्ट के बारे में, तो एक्ट नहीं है, ये एसोसिएशन है, संघ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे 1891 का, 1891 का याद रखेंगे ये, ठीक है। बस इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। बाकी 1856 भी आप यहाँ पे समझेंगे। अगर हम बात करें तो धोंधो केशव कर्वे, डी के कर्वे का नाम आता है, और ये 1899 में विधवा आश्रम संघ है, विधवा आश्रम संघ है जो विंडो होम की स्थापना किया था डी के कर्वे ने। तो डी के कर्वे के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है 1899 का। तो मैंने 2 वर्ष बताए अभी, जैसे एक वर्ष तो ये ध्यान रखना है आपको कि 1891 में विंडो रीमैरिज एसोसिएशन हो जाएगा, और डी के कर्वे के बारे में अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा 1899 में विधवा आश्रम की बात। यहाँ पे आश्रम की बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही रीमैरिज की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोनों नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए आप लोग। 1891 में आपका रीमैरिज संघ हो जाएगा, 1899 में आपका विधवा आश्रम हो जाएगा, और 1856 में आप क्या हो जाएगा बताइए जरा। 1856 विंडो रीमैरिज एक्ट हो जाएगा। याद हुआ? 3 बातें यहां पर ध्यान रखना होगा आपको। बस क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म करिए एक बार आप लोग। जी सर। आगे अगर हम बात करते हैं, अब इसमें थोड़ा सा रामकृष्ण, यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के बारे में एक यहाँ पर 2-3 बातें बता रहा हूँ, बस उसी को अगर कॉपी लिए हो तो आप नोट कर लेना। एक बात अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई, पहली बात ये ध्यान रखिए। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि ये कलकत्ता या बेंगलोर में किया गया, ठीक है, बेंगलोर के कलकत्ता में किया गया, दूसरी बात। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका जो संस्थापक थे उनका नाम था स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 3 बातें। अब यहाँ पर 2-3 बातें और बता देता हूँ उद्देश्य के रूप में, कि मानवतावाद, सामाजिक कार्य, समाज कार्य, सोशल वर्क और मानवतावाद इसी में था। मानवतावाद 18वीं शताब्दी। और अगर हम बात करते हैं तो समाज सुधार को लेकर अज्ञानता, अनाथों का सहायता, गरीबों की कठिनाइयों को दूर करना, ये भी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी क्यों कही गई मानवतावाद को? आप समाज कार्य में अगर हम बात करते हैं लेन क्लार्क की पुस्तक में, तो साफ शब्दों में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क में साफ शब्दों में लिखा भी है उसमें कि मानवतावाद है। तो 1897 में आप देख भी रहे हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना में कि ये बेसिकली 1897 का था, 18वीं शताब्दी चल रही है, और इसमें मानवतावाद की मैंने बात किया है जिक्र, तो मानवतावाद भी इसमें इन्वॉल्व है और समाज कार्य भी इन्वॉल्व है, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इस मिशन में अगर हम बात करते हैं तो प्रेरक रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के क्या थे? गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। इस मिशन में स्वामी जो है, अगर समाज सेवा या नारी सम्मान पर बल दिया गया, इसका एक आदर्श था मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। ये स्टेटमेंट रामकृष्ण मिशन में कहा जाता है। जो आप बोलते हो ना कि सेवा करो मानव की, मनुष्यों की सेवा करो, फल मिलेगा, बोलते हो ना, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। आगे हम बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर बेसिकली मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का समर्थन ये भी था, ऐसे बात नहीं था, ये भी था। इस पॉइंट का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य जो है लोक सेवा वगैरह से मैंने बता चुका हूँ, वही चीज़ें हैं। सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक उत्थान वगैरह के बारे में भी यहीं पर बात हो रही है। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में एक मंदिर की पुजारी थे। ये रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में एक मंदिर के पुजारी थे, और इनकी भारतीय विचार संस्कृति के पूर्ण आस्था में, परंतु ये सभी धर्मों में सत्य माना जाता है। संस्कृति में पूर्ण आस्था थी, ठीक है, संस्कृति में पूर्ण आस्था थी, और ये जो है सभी धर्मों में सत्य माना गया इसको भी, ठीक है, भारतीय विचारधाराओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वेशरवादी जो कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय जी को ही कहा जाता है, लेकिन इक्वेशरवादी में विश्वास रखते थे, साथ ही मूर्ति पूजा का भी विश्वास रखते थे, ये भी चीज़ें थी। अब आप ये समझ सकते हैं जी।
हाँ, ये एपिसोड वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें ब्रह्म समाज को देखेंगे या ये वाला सर, मतलब ज्यादा मेन कौन रहेगा सर? ब्रह्म समाज एकवेशरवाद के बारे में अगर बात होगा तो ब्रह्म समाज को ही आप सबसे ज़्यादा देखेंगे। एकवेशरवादी जो है राजा राम मोहन राय जी ही थे, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप उन्हीं के देंगे। ठीक है, एकवेशरवाद में विश्वास रखने की बात अगर कर रहे हैं यहाँ पे तो ये विश्वास रखते हैं, मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते हैं, तो ये चीज़ें इनको आप रखेंगे, क्योंकि मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया था आर्य समाज ने। और देखो यहाँ पे मूर्ति पूजा का विरोध नहीं हो रहा है, ये विश्वास रख रहे हैं, है ना। हाँ, और अच्छा, अब मूर्ति पूजा कैसे याद रखेंगे, ये विश्वास रखते हैं ये। आप देखिए जरा, इनके गुरु कौन है बताइए, इनके गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी, अगर हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस थे क्या? ये मंदिर में एक पुजारी थे। तो जब पुजारी थे तो पूजा में पूजा पाठ करेंगे जरूरी है, तो जाहिर सी बात है जब पूजा पाठ करेंगे तो मूर्ति पूजा का थोड़ी ना विरोध करेंगे। कोई व्यक्ति अगर पूजा पाठ करेगा वो मूर्ति थोड़ी है उसका विरोध करेगा, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। बाकी कर रहे थे विरोध, ये नहीं कर रहे हैं विरोध, तो ये कभी कभी प्रश्न बन जाता है। तो आप इस तरीके से कॉमन सेंस का आप थोड़ा सा प्रयोग करेंगे तो भी आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि चिन्ह और कर्मकांड की उपेक्षा जो है आत्मा पर बल दिया, और वे ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति निस्वार्थ और अनन्य भक्ति की आस्था रखते थे। ठीक है, और यहाँ पे दक्षिणेश्वर संत भी इन्हें कहा गया था। ठीक है, दक्षिणेश्वर संत भी कहा गया था। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और इनका जो मूल नाम था, इसका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में शिकागो में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, नेतृत्व भूमिका निभाया था। 1896 में न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया था, वेदांत सोसाइटी का गठन हुआ था 1896 में, 1896 में। ठीक, तो ये चीज़ आती है। फिर आगे कह रहा है आप लोगों के स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, और इन्हें भी आप कह भी सकते हैं गदाधर चट्टोपाध्याय भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनका नाम था। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी। देखो अभी मैंने बताया भी था कि 1896 में, अगर याद है, अभी भी बोला है कि न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। देखो यहाँ पे लिखा भी है। 1897 में अगर हम बात करें रामकृष्ण की स्थापना हुई है, तो पहले ही मैंने बता दिया। 1900 में ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको मुझे याद रहता है, मैं आपको बोल भी देता हूँ। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं 4 जुलाई 1909 में कलकत्ता में इसका जो है देहावसान हो गया। देहावसान का मतलब हो गया कि एक प्रकार से मृत्यु हो गई 1902 में। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मृत्यु वगैरह नहीं पूछा जाता है ना। नव हिंदू जागरण की, देखो एक नव जागरण की बात होती है तो हम मानते हैं नव जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को, लेकिन जब नव हिंदू जागरण के अगर हम संस्थापक के बारे में बात करते हैं तब हमें बताना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक है, नव हिंदू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यंग बंगाल आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। यंग बंगाल आंदोलन में बेसिकली वर्ष कोई नहीं यहाँ पे मेंशन किया गया है, वर्ष नहीं होता इसमें, केवल बहुत विद्वानों में कन्फ्यूज़न है, इसलिए इसको 19वीं सदी देते हैं। एक चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो हेनरी विलियम जो है डेरोजियो का नाम आता है, इसे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था, मैंने आप लोगों से कई बार प्रैक्टिस भी करवाया है, उसमें नाम आया हुआ है, मैं प्रैक्टिस आप लोगों के लिए भी लूँगा। हेनरी विलियम जो डेरोजियो का नाम आता है वो आपका इन्हीं में आता है, यंग बंगाल में आता है। और अगर हम बात करें प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों में रवैयों की सुरक्षा, फिर उच्च सेवाओं को बात करना, भारतीय रोजगार दिलाना, ये इसी में था, यंग बंगाल में ही था ये सभी के सभी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसका उद्देश्य, जैसे अगर हम बात करें जज्जर एवं पुराने रीति रिवाज हैं उसका विरोध कर देना है, आत्मिक उन्नति और समाज सुधार कर देना है, नारी शिक्षा की वकालत करना है, नारी अधिकारों की मांग करनी है, प्रेस की स्वतंत्रता, अभी देखो मैंने बताया भी था, प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से जो रवैया थे उनके, उस पर क्या करना भाई, उसको सुरक्षा देना है उसको, या उनको रियायतों से क्या करना है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करना है। तो एक प्रकार से यहाँ पे जमींदारों के निरकुशता, यहाँ पे निरकुशता लिखा हुआ है, पर प्रतिबंध लगाना या उच्च सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति की मांग करना, ये भी आपका इसी के पार्ट बन जाएगा, है ना। तो उच्च सेवाएं वगैरह के बारे में भी बात कर लेता है। डेरोजियो ने आत्म वितार और समाज सुधार हेतु एकेडमिक एसोसिएशन और इसने सोसाइटी फॉर द इंग्जी विजन्स
ऑफ जनरल कॉलेज, या नॉलेज की बात कर रहा है यहाँ पे, जनरल नॉलेज की स्थापना, ये कॉलेज होगा, है ना, कॉलेज की स्थापना। तो आप यहाँ पर केवल याद ये रखिए कि डेरेजियो के द्वारा समाज सुधार में एकेडमिक एसोसिएशन का नाम याद रखिए, बस इतना प्रश्न मैंने आप लोगों से दिखाऊंगा भी, करवाऊंगा भी यहाँ तक, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पर, यहाँ आपका ये क्लियर हो गया यंग बंगाल आंदोलन के बारे में, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी में, बेसिकली थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो 3 लोगों का नाम आता है इसमें। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो होगा वो 1875 का होगा, और ये रूसी महिला थी HP ब्लॉट्स्की इनका नाम था। अमेरिकी की एक थे, उनका नाम था कर्नल करके था, कर्नल ऑलकॉट नाम था। एक नाम आता है भारतीय, एनी बेसेंट नाम आता है। ये 3 नाम आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। और ये 1800 अगर हम 82 की बात कर रहे हैं तो मुंबई जो है, सॉरी, मद्रास में अडयार एक स्थान का नाम है जहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है। भाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसकी स्थापना तो हुई थी, यूएसए में इसकी स्थापना तो यूएसए में हुआ है, न्यूयॉर्क में यूएसए में हुआ है। मुख्यालय इसका भारत में बनाया गया था, मद्रास अडयार में 1882 में, ठीक है। और रूसी महिला थी मैडम ब्लॉट्स्की, अमेरिकी सैनिक थी कर्नल हेनरी ऑलकॉट। उद्देश्य इसके बारे में अगर हम बात करें तो तुलनात्मक अध्ययन किया गया था, ठीक है। तो हालांकि 1800 अगर हम बात करें 79 में, यानी 1879 में, तो उस समय इन्होंने बेसिकली स्वामी दयानंद सरस्वती की आमंत्रण पर भारत आए थी ये, और 1907 में एनी बेसेंट ने इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो गई थी। 1807 में, सॉरी 1907, 1807 नहीं, 1907 में, 1907 में, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अध्यक्ष बनी थी, कौन अध्यक्ष बना था? एनी बेसेंट बनी थी, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों में अंधविश्वास को जगाना, धर्म के समाज सेवा का मुख्य धारा को बनाना, भेदभाव का विरोध करना, इसका उद्देश्य बनाया गया था, ठीक है। एक बात तो ये हो गया क्लियर। सिद्धांत इसमें धर्म, दर्शन और गुहा विद्वा जो है विद्या मिश्रण की बात किया गया। अब ये आपको धर्म और दर्शन और गुहा विद्या का मिश्रण की बात जो कर रहा है, ये सिद्धांत के बारे में रिप्रेजेंट होता है। दर्शन आपको कुछ नहीं होगा, विचारधाराओं से आपसे कुछ ऐसे प्रश्न ही नहीं आएंगे। धार्मिक शिक्षा के 4 बिंदु बताए थे इसने, जैसे ईश्वर में एकता की बात हो जाता है, विश्व बंधुत्व की बात हो जाती है, परमेश्वर की जो है विविध रूप हो जाता है, दिव्य आत्माएं और जो है प्राणियों का क्रम हो जाता है। तो ये बेसिकली 4 इसमें बातें कही गई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रयास तो बहुत सारे कुछ किए गए हैं इसमें भी, बाल विवाह एवं जातिपति जो है जातिवाद को समाप्त करना है, उसके विरोध करना, विधवाओं की दशा में सुधार करना, प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति, रंग भेदभाव को समाप्त करना, ये भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का ही थी बेसिकली प्रयास था, इसका ही प्रयास था ये, है ना। तथ्य के बारे में बात करें तो एनी बेसेंट ने जो है 1893 में भारत आई थी, ठीक है। 1907 के में जो है एनी बेसेंट को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया इसका। एनी बेसेंट ने जो है 1898 ईस्वी में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी, और कॉलेज में मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित कर दिया था, ठीक है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप लोग? ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट ही है, ये तथ्य आप सबके लिए। अब यहाँ पे देखिए 1907 मैंने अभी आपको बता भी रहा था कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी गई, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अब एक वेद समाज के बारे में। वेद समाज में 2-3 बातें बताऊंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी स्थापना 1864 में हुई थी, और के श्री धारुल नायडू ने मद्रास में किया था, और ये दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज था। बस दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको कहा जाता है? वेद समाज को बोला जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, वेद समाज को बोला जाता है, ठीक है। सत्यशोधक समाज के बारे में अगर हम बात करें तो सत्यशोधक समाज के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होगा। किसने दिया है? ज्योतिराव फुले ने दिया था। सत्यशोधक समाज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, 1873 में इसकी स्थापना हुई है। एक बात तो इसे ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में किया गया है, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है। इनकी एक किताब थी 1873 में आई थी, पता है किसी को किताब का नाम? गुलामगिरी, बहुत फेमस किताब है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ, गुलामगिरी।
है ना, गुलामगिरी। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, इतनी बातें, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था ये आप थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जो प्रश्न आएगा वही पढ़ लीजिए बस। दलित और निम्न जाति के लोगों को कल्याण करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दलित और निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना। और दूसरी बात अगर हम करें तो ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पुस्तक थी, 1872 में आई थी। सार्वजनिक धर्म, सत्य धर्म एवं सत्य शोधक जैसी पुस्तकों को और संगठनों के द्वारा निम्न जातियों की सुरक्षा दिलाने पर जोर दिया था। केवल एक ही बात याद रखिए, ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी, और दूसरी बात दलित और निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना, बस ये आपका क्लियर हो जाएगा। 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी आप सबको, है ना। आगे देख लेते हैं, और कुछ होगा तो, ठीक है। आपने नाम सुना होगा अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये 1875 हो जाएगा। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन जो है अलीगढ़ में किया गया था, और इसके जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान थे। इसके बेसिकली मोटो को ध्यान रखिएगा, 1875 के बाद इनका मोटो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मुसलमानों के दृष्टिकोण से आधुनिक बनाना, अलीगढ़ मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करना, इसी का पार्ट था। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1864, ठीक है, याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की है 1864 में। बाकी इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं बता देता हूँ। सर सैयद अहमद खान ने 1816 में, इनका भाई हालांकि जन्म हुआ, संपन्न परिवार से थे, ठीक है, ये चीज़ें कही जा रही हैं यहाँ पर। किताब का नाम यहाँ पे लिख रहा है आपका कि असबाब आ गदर, ठीक है, ये किताब इनकी बताई जा रही है, असबाब आ गदर, ठीक है। मतलब आप देखो, जैसे अगर आप कोई लहजा वगैरह नहीं पढ़ते, लहजे शब्द, मतलब शब्द जिसको हम बोलते हैं लहजा, तो वो कैसा आ रहा है, जैसे उर्दू आ रहा है तो उर्दू को जैसे आता है वैसे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। लेकिन उर्दू तो भाई बेसिकली उनका भी आता है, अगर हमने अभी बात किया ना राजा राम मोहन राय में भी। लेकिन आप ऐसे रखिए कि जो असबाब गदर की किताब है वो किसने लिखा है, सर सैयद अहमद खान ने लिखा, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखी थी, अच्छा भाई ये तो आपको पता ही है, अलीगढ़ आंदोलन की भी नींव इसी के रखा है ना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है, ठीक है ना भाई, ये कंप्लीट हो गया आपका समाज सुधार। अगर कुछ पूछता है, जैसे आपसे अगर पूछ ले द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो 1905 में याद रखना इसका गोपाल कृष्ण गोखले का नाम, ठीक है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर तत्वबोधनी सभा के बारे में बात आता है, तत्वबोधनी सभा, तो तत्वबोधनी सभा के बारे में याद रखना 1839 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम, देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम, ठीक है, ये याद रख लेना। और अगर सामाजिक सेवा संघ की बात होती है, सामाजिक सेवा संघ ये भी हो सकता है पूछ ले, तो सामाजिक सेवा संघ जो होगा 1921, संस्थापक थे इसके नारायण मल्हार जोशी थे, स्थापना इसने किया था मुंबई में। इसका उद्देश्य था कि लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त कराना, ये था इसका, ठीक है। अहमदिया आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन इनका नाम नहीं आता है सर सैयद अहमद खान का, अहमदिया आंदोलन में नाम आता है मिर्जा गुलाम अहमद का, गुरदासपुर जिला पंजाब में 1889 में किया था, 1889 में अहमदिया आंदोलन को, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। रहनुमाए अगर हम बात करें, रहनुमाए मजादयानसन सभा एक थी, मजादयानसन एक सभा था को है रहनुमान करके, और ये सभा जो थी ये नौरोजी के द्वारा की गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में, ठीक है, ये याद रख लेना आप बस। अखिल भारतीय दलित वर्ग का अगर कोई पूछा जाता है तो 1924 में किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, अखिल भारतीय दलित वर्ग को लेकर, ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ये भी ऑप्शन में आ जाता है
डॉक्टर राम भीमराव अम्बेडकर, तो इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रख लीजिए। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, अखिल भारतीय दलित वर्ग 1924, स्थान मुंबई, संस्थापक डॉक्टर राम भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का ये प्रचार किए थे उस सिद्धांत में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका ये हो गया कंप्लीट, ठीक है।